नजमा, ये सुबह सुबह सर क्यों बांध रखा है तुमने? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रजा, मैंने सारी रात इस बारे में बहुत सोचा। अगर नई बहू इस घर में आकर अलहदा रहेगी तो मैं भी अलहदा रहूंगी, बता रही हूँ। हाँ, नजमा क्यों सुबह सुबह ये सब कह के मुझे गुस्सा दिला रही है? गुस्से वाली कोई बात नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ। या तो वो हमारे साथ यहीं पर रहेगी, नहीं तो मैं भी अलहदा हो जाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप और आपकी अम्मी अरहम को समझाएं और उसके लिए कोई और लड़की ढूंढें। अब इसे तो उतार दो अपने सर से। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। और तुम? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। चलो फिर। आओ चले, वक्त हो चुका है। फरकान, ये क्या हालत बनाई हुई है? कपड़े तो बदल लेते। रात में थोड़ा मसरूफ था इसलिए देर से सोया। कपड़े बदलता तो वक्त लग जाता। क्या कोई आया नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, शायद रास्ते में होंगे। मेरी बात नहीं हुई। शायद उनका इरादा बदल गया हो। क्या कह रहे हो तुम? उनका इरादा भला कैसे बदल सकता है? उसने इरादा कर लिया था, पीछे नहीं हट सकता। इंसान का कुछ पता नहीं चलता। लो देखो, वो आ गए। कैसे हो फुरकान? खुश तुम कैसी हो निदा? देखकर अच्छा लगा फुरकान, जल्दी आ गए। तुम बताओ कैसी हो आयशा? ठीक हूँ। आओ चलें इस काम को खत्म करें। तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? तुम लोगों को परेशान होना चाहिए। हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। भला इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है फुरकान? बस अंदर जाके यही तो कहना है कि हम साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक हो जाएगी। इतना आसान सा काम है। हाँ ऐसा ही, ये तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल। तो चलो। सिट डाउन प्लीज। क्या सब आ गए हैं? जी और ऑनर, सब आ गए हैं। ठीक है। और गवाह? जी गवाह भी मौजूद है और मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो कार्रवाई शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आप दोनों के बीच शादी के कुछ देर बाद ही झगड़े शुरू हो गए। पहले मैं आप दोनों का बयान सुनना चाहूंगी और उसके बाद गवाहों का। पहले आप बताइए आयशा ईतर। जी। क्या मैं वहां आ जाऊं? आप वहीं से बता दीजिए। हम दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क है, यहाँ तक कि हम दोनों के कल्चर भी नहीं मिलते। शुरू में तो हमने यही सोचा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ खराब हो गया। आए दिन हमारे झगड़े होने लगे। बस इसीलिए तलाक चाहिए मुझे। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। और अब करीम ईतर। हम दोनों बहुत लड़ते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से मेरी फैमिली और मेरा सारा कामकाज भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। बुरा असर पड़ रहा है उस पर। बस इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का साथ में रहना हमारे लिए बेहतर नहीं। तो बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, तलाक ले लें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। ठीक है, अब गवाहों की बारी। मिस्टर फुरकान। हाँ? आ रहा हूं मैं। ये कोई पार्क है क्या मिस्टर फुरकान? मैंने सोचा कि पीछे से घूम के आऊंगा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी बोलिए।
ये शख्स जिसका नाम करीम है, मैं बचपन से जानता हूं इसे। हम नर्सरी से एक साथ हैं। ये तलाक चाहता है। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। अब दूसरे गवाह की बारी, मिस निदा। आयशा और करीम की शादी इनकी मर्जी से हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था। आयशा और करीम ने एक दूसरे के कल्चर को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आयशा अचानक से एक छोटे से घर से निकल के एक बड़े खानदान की बहू बन गई, इसलिए उनका लाइफस्टाइल अपनाना मुश्किल था और इसी वजह से इनकी अक्सर ऑफिस और घर में लड़ाई हो जाया करती थी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक दोस्त होने के नाते मुझे अफसोस है कि ये अलग हो रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स उम्मीद करती हूँ कि ये फैसला इनके हक में होगा। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। अब मैं फैसला सुना रही हूँ। मुझे पहला प्यार उससे हुआ जिसने पहली किस की। मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल होगी। अम्मी के साथ शादी पर गई थी। अचानक से एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा। मुझे याद है कि उसके हाथ में बहुत खूबसूरत हंस थी। उस बच्चे ने उस हंस को कागज से बनाया था। उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत सूट पहना हुआ था और गले में एक बो भी लगाई हुई थी। बाल भी अच्छे बनाए हुए थे। उस बच्चे के बालों का रंग भी बहुत खूबसूरत था। मैंने उसे गौर से देखा क्योंकि मुझे वो हंस चाहिए थी। मैं उस बच्चे के पास गई और उसे कहा कि प्लीज ये हंस मुझे दे दो, मुझे चाहिए। उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं ये हंस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने वैसा ही किया जैसा उस बच्चे ने कहा था। आंखें बंद करके इंतजार करती रही। तब अचानक उसने मुझे किस किया। मैं तो वहाँ इसलिए खड़ी थी क्योंकि उस बच्चे ने मुझे कहा था कि अपनी आंखें बंद करके खड़ी रहो, लेकिन जब उसने किस किया तो कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं काफी देर वैसे ही खड़ी रही। काफी इंतजार के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो बच्चा वहाँ से जा चुका था। मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। ये बहुत खूबसूरत है। क्या है? हंस मैंने बनाई है। क्या मेरे लिए भी बना दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कागज नहीं है। तो क्या ये इतना मुश्किल है? हाँ, मेरे भाई से भी नहीं बनती, इसलिए मैं बनाता हूँ। तुम अपने लिए एक और बना लेना। ये मुझे दे दो प्लीज। मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। लो कर ली। करीम, कहाँ हो तुम? तुमने किस करने का तो नहीं कहा था? फैसला सुना रही हूं मैं। आप खड़ा होना पसंद करेंगे? हाँ। माफ कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। फोन आ रहा है, माफ कीजिएगा। निकला। मेरे अंकल की कॉल आ रही है। मैं हर साल छुट्टियों पे उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, लेकिन इस बार करीम की शादी की वजह से मैं जा नहीं सका। लाउड स्पीकर खोल ले, हम भी उनकी आवाज सुन लेंगे। जी जी ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम फुरकान? यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है। ठीक है ठीक है।
लगता है आपको कमरा या अदालत के आदाब नहीं मालूम। क्या बात है आपकी जज साहिबा, आप तो फौरन ही मुझे समझ गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कमरा अदालत में पहली बार आ रहा हूँ। वैसे मुझे कोर्ट कचहरी बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सा माहौल होता है। दरअसल इस तरह की जगहों पर मेरा दम घुटने लग जाता है। बेटा, क्या आप अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? अदालत में कोई भी शख्स अपनी खुशी के साथ नहीं आता। ये कोई टाइम पास की जगह लगती है आपको? नहीं नहीं, शायद आप मेरी बात ठीक से नहीं समझी। मुझे यहाँ आके टेंशन होती है। चुप कर जाओ। अपना पूरा नाम बताओ। फुरकान अफंदी 4053। ये नंबर क्या था? योर ऑनर, दरअसल मैं पहली बार अदालत आया हूँ इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। इससे पहले मैं इतना कंफ्यूज सिर्फ प्रिंसिपल के ऑफिस में होता था, तो बस उसी कंफ्यूजन में मैंने अपने नाम के साथ अपने हाई स्कूल का रोल नंबर भी बोल दिया। अदालत में इस तरह आते हैं क्या? तुम्हें देख के लगता है कि किसी क्लब या पार्टी में आए हो। नहीं नहीं, दरअसल मेरा स्टाइल थोड़ा फंकी है। मैं किसी पार्टी या क्लब में से नहीं आया, ये मेरे नॉर्मल कपड़े हैं। चुप कर बेवकूफ। ये किसकी तरफ से है? मेरा गवाह माय लॉर्ड। जैसा कि इसने आपको बताया, ये मेरे बचपन का दोस्त है। जरा कम समझदार है ये, इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे इसे देखते ही लगा था कि इसने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला होगा, और लगता है कि किसी और की जबान बोल रहा है। आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। मैं अपने सारे फैसले खुद ही लेता हूँ योर ऑनर, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारता हूँ। क्या सच में? मुझे बताओ कि तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में क्या मसाइल नजर आ रहे हैं। आजाद शहरी की हैसियत से राय दो। मेरी तरफ देखकर जवाब दो, मेरी तरफ। अब बोलो। सोच के इनमें बहुत झगड़े होते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि झगड़े होते क्यों हैं? जैसा कि इन दोनों ने अपने बयान में कहा है, दोनों की सोच में बहुत फर्क है। बेटी, क्या इसने कभी तुम दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की थी? जैसा कि मैंने कहा, इसने कभी सच ही नहीं बोला होगा। इसकी गवाही झूठी है। नहीं योर ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों हमेशा अपनी ही वजह से लड़ते हैं। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन की वजह समझ सकती हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम कमरा या अदालत से बाहर तशरीफ ले जाओ, वरना मैं तुम्हें झूठी गवाही के केस में जेल में डलवा दूंगी। 10 या 20 साल की कैद होगी तुम्हें। तुमने सोचा कि ये जज तो एक बूढ़ी औरत है, इसे मैं कुछ भी कहूंगा तो वो सच मान जाएगी, है ना? योर ऑनर, अब मैं आपके सामने सच्चाई रखता हूँ। ये दोनों, आयशा और करीम, इन दोनों की शादी करवाने में मेरा बहुत अहम किरदार था। लेकिन कुछ अरसे बाद इन दोनों के दरमियान छोटी छोटी बात पर झगड़े शुरू हो गए। लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते योर ऑनर? आप ही बताइए कि आपके घर में झगड़े नहीं होते? हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मुझे कुछ हो रहा है। फुरकान, क्या हुआ तुम्हें? देखो उसे क्या हुआ। खोलो फुरकान। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, आयशा और करीम में हर आए दिन झगड़े होते हैं। कभी कभार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो आपको अपने केस की फाइल थोड़ी मजबूत तैयार करनी चाहिए थी। मैं कैसे तलाक का फैसला सुना दूं? मैंने मैगजीन्स में काफी बार इनकी तस्वीरें देखी हैं। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और खुश नजर आते हैं। आपकी नजर में ये सब मजाक है क्या? योर ऑनर, मैं भी तो एक गवाह हूँ। मेरी गवाही पे यकीन कर लीजिए। आयशा और करीम घर पे हो या फिर ऑफिस में एक दूसरे पे लान तान करते रहते हैं। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है योर ऑनर। मेरी बात का यकीन कीजिए। फुरकान भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं केस को अगली तारीख तक मुलतवी कर रही हूँ। वो इसे देख के बहुत खुश होगा। मैं फौरन इसे भिजवा देता हूँ। फुरकान, 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 आंखें खोलो, अपनी होश में आओ। हेलो, अपनी आंखें खोलो। मैं कहाँ पर हूँ? पहले मुझे अंकल की कॉल आई और फिर जज साहिबा ने क्लास ली। तुमने सब कुछ खराब कर दिया फुरकान।
तुम जैसा डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा। उठो गधे, आज की तारीख तुम्हारी वजह से आगे हो गई। क्या कह रहे हो, मेरी वजह से? देखो भाई, एक आजाद शहरी होने की हैसियत से मैंने वही कहा जो सच है। एक लफ्ज भी और बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसके बाद आजाद शहरी की तरह घूमते रहना शहर में। गुस्सा तो हर वक्त तुम्हारी नाक पे रहता है। देखो भाई, मैंने एक ईमानदार दोस्त होने का सबूत दिया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। कौन सी ईमानदारी? अंदर तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि झूठी गवाही पे सजा मिलती है? हाँ, अब क्या तुम्हारी तलाक के चक्कर में 20 साल के लिए अंदर चला जाऊं? फुरकान, अगर तुम ये काम कर ही नहीं सकते थे तो इसके लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी तुम्हें। अदालत में बच्चों की तरह कांप रहे थे, जज के सामने तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही थी और फिर बेहोश हो गए। जरा जुबान संभाल के बात करो उससे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उसे जो बेहतर लगा किया उसने। इसी तरह मुझे जो बेहतर लगा मैंने भी कह दिया, और अभी तुम भी तो इस पे गुस्सा कर रही थी। फुरकान मेरा दोस्त है और मैं जो चाहूँ कह सकती हूँ उसे। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ओह, तुम्हारे चेहरे की तो रंगत ही बदल गई है। दिखाओ जरा। तुम्हारी तो आंखें भी पीली लग रही हैं। तुम ठीक तो हो ना निदा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपसेट हो गई। हमारी तलाक जो नहीं हुई। मैं बस ये चाहती हूँ कि करीम खुश रहे। क्या हो गया है? हम लोग अदालत में खड़े हैं। अब तुम दोनों को जल्द से जल्द कोई अच्छा मैरिज काउंसलर ढूंढना होगा और उससे एक रिपोर्ट तैयार करवानी होगी जिसमें लिखा होगा कि तुम दोनों एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है? इस तरह हमारी तलाक जल्दी हो जाएगी। अगर रिपोर्ट में ये साबित हो जाए कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से तुम्हारी फैमिलीज को भी मसला हो रहा है तो हम ये केस जीत जाएंगे। काश कि हमने ये काम पहले कर लिया होता। कम से कम हम दोनों आजाद हो जाते। हाँ, इस तरह सारा मसला एक झटके में खत्म हो जाता। जैसे ही हम मैरिज काउंसलर के कमरे में कदम रखते, वो हमारी शक्लें देखकर ही सब समझ जाता और कहता कि एक लम्हे का भी इंतजार किए बगैर तलाक ले लो दोनों। तुम दोनों चाहो तो अभी भी ऐसा हो सकता है और यकीन करो इससे ये केस बहुत ही आसान हो जाएगा। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर कोफ्ते खाएं क्या? हाँ? हद है वैसे। ओह फुरकान, कितने खुदगर्ज हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, आप? क्या काम है? मोहसिन येतर के लिए ये पार्सल है। जी मैं कह देता हूँ। मोहसिन येतर, मुझे दे दो, मेरे बाबा का है। ठीक है, आपको यहाँ दस्तखत करने होंगे। लाइए। यहाँ भी। लीजिए, हो गए। बहुत शुक्रिया। समीर भाई, कैसे हैं आप? आयशा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या है? बाबा के लिए आया, पता नहीं क्या है इसमें, खाली खाली सा लग रहा है। ये पकड़ना जरा इसे। हाँ बोलो हुरिया, हुक्म करो सुल्ताना। समीर, मेरा कच्ची खुबानी खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन इस मौसम में कहाँ से लाऊं मैं? इसमें मुश्किल क्या है समीर? बस बहुत कच्ची होनी चाहिए, मेरे दांतों के नीचे आके क्रच क्रच की आवाज आनी चाहिए। जब मैं उसे खाऊं तो उसका रस मेरे मुंह में भर जाए और उसका साइज इतना बड़ा हो के मैं तसल्ली से उसे खा सकूं और आखिरी बाइट तक उसका मजा ले सकूं। जल्दी लेकर आओ समीर, इंतजार नहीं हो रहा। मेरी जान, ये खुबानी का सीजन नहीं है, कहाँ से ढूंढूंगा मैं? मुझे कोई बात नहीं सुननी समीर, अगर ना लेकर आई तो जान दे दूंगी अपनी, फिर खुद ही खाते रहना बैठकर। अरे नहीं नहीं मेरी जान, तुम ऐसी बातें ना करो। बस तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मैं कुछ करता हूँ, लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए खुबानी। बाय। आपकी बेगम को खाने की तलब हो रही होगी। हाँ, कच्ची खुबानी खाने का दिल कर रहा है उसका, लेकिन इस मौसम में कहाँ से ढूंढूं? ये इतना मुश्किल तो नहीं है। ऑफिस के पास ही एक फ्रूट की दुकान है, बहुत बड़ी। उसके पास हर सीजन का फ्रूट होता है। कुछ दिन पहले मैं भी उससे फ्रूट खरीदने गई थी, इसलिए मुझे पता है। क्या वाकई मिल जाएगी? जी जरूर होगी। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। शाम को मिलते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। फिक्र ना कीजिए, मैं मोहसिन बाबा को ये दे दूंगी। और अगर मोहसिन बाबा ऑफिस ना आए तो घर पे तो होंगे, वहाँ दे दूंगी उन्हें, वरना जानान को कहूंगी कि संभाल। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खालदा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम अंदर आ चुके हो। देखो, मैं ये जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और मुझे इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे तो तुम पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो और तस्वीरें भी बहुत अच्छी खिंचवा रहे हो। देखो इसमें मेरा कसूर नहीं, ये सब रिफत का किया धरा है। अब मैं तुम्हें अपनी पाक दामनी का सबूत किस तरह दूं?
अगर मैंने ये सब करना होता तो उम्र के इस हिस्से में आकर क्यों करता? यकीन करो मुझे फंसाया गया है, यही सच है, मेरा कोई कसूर नहीं। खालदा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मोहसिन, तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मैं नहीं जानती कि अपने टूटे हुए एहसासात को किस तरह से जोड़ पाऊंगी, तो तुम्हारी इस तरह की कोशिशों का अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? एक छोटी सी अंगूठी मेरी तकलीफों के पहाड़ को सर नहीं कर सकती। हमें अब राहें जुदा कर लेनी चाहिए। इस रिश्ते को जितना खींचेंगे उतनी तकलीफ होगी। अब जाओ यहाँ से। खालदा, जल्दबाजी में फैसला मत करो, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स में उसी वक्त हो गई थी जब ये फैसला किया था। अब तुम इस बात को समझ जाओ। अपना ख्याल रखना। मेरी जान को बहुत भूख लग रही थी ना। देखो बेटा, खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी तुम्हारे अंदर? स्कूल का सबक भी तो याद करना है। चलो मुझे आपके हाथ का खाना नहीं खाना, अम्मी के हाथ का खाना है। आप अच्छा खाना नहीं बनाती, अम्मी अच्छा बनाती हैं। अच्छा, तो अब मेरा खाना बुरा हो गया? तुम्हारी अम्मी जब आई तो उसे पानी भी उबालना नहीं आता था, और कोफ्ते तो ऐसे बनाती थी कि किसी को लगे तो सर फट जाए। चलो अब खाओ, शाबाश खा लो। नहीं दादी जान, नहीं खाना। ओह, मेरी अम्मी आ गए। क्या बात है अम्मी, आप तो ड्रामों की हीरोइन की तरह लग रही हैं। मुझे भी ऐसा बनना है। बिस्मिल्लाह। नजमा, ये क्या हाल बना दिया तुमने? अभी मेरी किताब पढ़ने का वक्त है अम्मी। नजमा, तुम्हारी सोलिए की तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भला तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? अम्मी, मैंने फैसला किया है कि अब मैं ऐसा ही रहूंगी और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। किताबें पढ़ूंगी, लाइब्रेरी जाऊंगी, म्यूजिक सुनूंगी, सिनेमा जाऊंगी, थिएटर देखूंगी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगी। नजमा बेटी, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। रज़ा घर आने वाला है और अगर उसने देख लिया तो घर में कयामत बर्पा हो जाएगी। जल्दी से जाओ और हुलिया ठीक करो। की होने वाली बीवी को तो कबूल कर लिया, मुझे नहीं कर सकती क्या? नजमा, अभी उसके बारे में तो हमने कोई फैसला किया ही नहीं है। खुदा के लिए जाओ, अपना हुलिया ठीक करो। और हमने अपने लिए फैशन करने वाली लड़की को पसंद किया है, इसलिए अब से मैं भी फैशन करूंगी। अगर आपको उस पे एतराज नहीं है तो मुझ पर भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनकार कर दूं तो अपना हुलिया ठीक कर लोगी? जी बिल्कुल अम्मी। तो ठीक है, इनकार कर दूंगी मैं। अब जल्दी से जाओ, रज़ा के आने से पहले अपना हुलिया ठीक करो। रज़ा को जानती हो ना तुम? तो ऐसा ही होता जाएगी। और बालों को स्कार्फ से कवर कर लूंगी। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे पापा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कितने पैसे मिलेंगे मुझे? माँ पे ही गई है। इस बात के हिसाब से पैसे कम हैं। सुना तुमने? कितनी चालाक हो गई है ये। हाँ, इतनी काफी है ना? तुमने मेरा दिल जीत लिया है बिस्मा। नजमा, खुदा के लिए अब तो चली जाओ। जाओ। आखिरी बार देख लीजिए अम्मी। नजमा, क्यों मेरा फोन चला रही हो? जाओ अब यहाँ से। या अल्लाह। करीम, प्लीज इसे स्क्रॉल अप करोगे? मुझे तो ये बहुत खूबसूरत है। क्या है? हंस, मैंने बनाई है। क्या मेरे लिए भी बना दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कागज नहीं है। तो क्या ये इतना मुश्किल है? हाँ, मेरे भाई से भी नहीं बनती, इसलिए मैं बनाता हूँ। तुम अपने लिए एक और बना लेना। ये मुझे दे दो प्लीज। मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। लो, कर ली। करीम, कहाँ हो तुम?
किस करने का तू नहीं कहा था? मुझे उस लड़के से प्यार हुआ था जिसने बचपन में मुझे पहला किस किया था। यानी इसकी पहली मोहब्बत मैं था। अगर मैं इसे हकीकत बता दूं तो ये क्या सोचेगी? कितना अजीब लगूंगा मैं। ये सोचे कि मैं बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, मगर ना बताया तो दिल पे एक बोझ सा रह जाएगा। करीम, अगर तुम्हें ये कहना है तो अभी कह दो, क्योंकि अगर तुम ना कह पाए तो। कब से यही देख रहे हो? स्क्रॉल डाउन करो। ये खलील नाम का बंदा बेहतर लग रहा है और इसके रिव्यूज भी दूसरों की निस्बत ठीक हैं। नहीं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आई। तो फिर कौन? हाँ, ये निशा को देखो जरा, ये बेहतर लग रही है। और ये बहुत दूर रहती है। क्या हो गया है? दूर कहाँ रहती है? ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर तो है। बहुत ट्रैफिक होता है। अगर तुम्हें फीमेल थेरेपिस्ट से कोई मसला है तो खुद ही डिसाइड कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे कोई मसला नहीं है और ना ही मैंने कहा कि हम कोई खातून नहीं रख सकते। देखो करीम, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो मुझे खुल के बता सकते हो। हाँ, बताना तो मैं तुम्हें कुछ चाह रहा था। मैंने तुम्हारे लिए एक साइकेट्रिस्ट ढूंढा है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, अगर हम मर भी रहे हो तो तुम हमारी मदद के लिए एम्बुलेंस तक नहीं बुलाओगी। तुम्हारा मसला क्या है आयशा? मैं तो मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। तुम दोनों तलाक नहीं लेना चाहते क्या? बताओ। क्या हम में से किसी ने ऐसा कुछ कहा? तुम्हें हो क्या है निदा, बताओ मुझे। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन अगर तुम दोनों ने तलाक लेने का फैसला नहीं बदला तो इससे तुम्हें काफी मदद मिल सकती है। इस पर उसका एड्रेस भी लिखा है और अपॉइंटमेंट डेज की डिटेल्स भी लिखी हैं। राब्ता कर लेना। खुदा के लिए कुछ कर लेना और अपना ख्याल रखना। मैं कह रहा भाई, अगर तुमने सारा दिन इसी तरह मेरी बैंड बजाते रहना है तो मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हर वक्त मजाक में रहते हो तुम। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है ये सब मैंने खराब किया है? भाई, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। देखो, ऐसे मौके पर तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते फुरकान। वैसे इस सवाल का जवाब मेरे पास है आयशा, लेकिन सच बोलने पर तुम दोनों मुझे शर्मिंदा करते हो। मैं चुप ही सही हूँ। तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं बुलाया, बैठो। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? काउंसलर मिल गया हमें। रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी और उससे अगले दिन हमारे रास्ते अलग होंगे। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा मसला खत्म हो गया। कुछ खत्म हुआ नहीं है, अभी होना है। हमें कहानी बनानी होगी उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वो कहानी सुन लो ताकि ऐन वक्त आने पर तुम हमें शर्मिंदा ना करवाओ, हमारे बयानात मिलते हों। तुमने क्या कहानी सोची है? मुझे भी तो बताओ इसके बारे में, मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें, बस 1-2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा। क्या सच में? देख लेना इस बार। मैं कहूँगा ये जहनी मरीज है और इसके इसी पागलपन की वजह से मेरी जिंदगी और कारोबार बर्बाद हो रहा है। वाह, ये सब सुन के काउंसलर कहेगा कि मैं उठ जाता हूँ, आप मेरी जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। देखो, अगर तुम्हें इसी तरह की फजूल कहानियाँ सुनानी है तो हमें काउंसलर की क्या जरूरत है? सीधा जाके अदालत में ये कहानियाँ सुना दो। मुझे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुमने कोई बात माननी ही नहीं होती और तुम्हारे आइडियाज बेकार है। आइडिया बेकार? वो भी मेरा? देखो करीम, तुम्हें जब भी कोई बात समझाने की कोशिश करो हमेशा तुम इनकार कर देते हो। बस इतनी सी बात। वैसे देखा जाए तो इससे पहले तुम भी कभी काउंसलिंग के लिए नहीं गई, हालांकि तुम्हें जरूरत थी इसकी। अगर जज तुम्हारा आईक्यू लेवल जानना चाहे तो कहना, मैं अकले कुल हूँ जज साहिबा। अगर करीम साहब का रवैया यही रहा तो मेरे लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? मुझ पे हमला करने की कोशिश करोगे ना? तो ठीक है, करो हमला। दोस्तों, बहस करने पे अपनी एनर्जी जाया नहीं करते, बल्कि एनर्जी एक ऐसी कहानी बनाने में लगाते हैं जो काउंसलर को जाके सुनाई जा सके। अकले कुल हमारे पास बैठी है, इन्हें बोलने दो, हम चुप। तुमसे तो ज्यादा ही अकल है। हाँ, मैं बताती हूँ, कमाल का प्लान है मेरे पास। अब चुप करके सुनना।